ऊर्जा आज का टॉपिक है चित्त का संतुलन। 1 2 3 स्टार्ट। हमारे प्राचीन ग्रंथ अनुकरणीय ज्ञान से समृद्ध है। इसी संदर्भ में उपनिषदों में उल्लेख है कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति ना तो बलहीन द्वारा संभव है और ना ही सदा प्रमाद में रहने वाले अनुशासनहीन व्यक्ति द्वारा। जो विवेकी व्यक्ति सबलता और एकाग्रता के साथ उस परम सत्ता की खोज करता है, केवल वही उससे एकाकार स्थापित कर पाता है। इस स्थूल जगत और हमारी चेतना के बीच संपर्क और तारतम्य का सेतु मन के माध्यम से ही साकार होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जगत का अनुभव लेकर कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार करने का क्रम निर्बाध रूप से केवल मन से ही संभव है। हमें चेतना का अनुभव भी मन के माध्यम से ही हो रहा है। ऐसे में मन का नियंत्रण में रहना, संतुलन में रहना अत्यावश्यक है, क्योंकि मन का पीड़ित होना या अनियंत्रित होना ही मानव जीवन की दीनता का और दयनीय अवस्था का कारण है। यदि शरीर दुर्बल होगा तो मन अत्यंत दुर्बल, अवसादग्रस्त, अत्यंत कठोर होगा और प्रेम का मर्म नहीं समझेगा और बिना प्रेम को समझे परम तत्व से एकाकार एक कल्पना मात्र ही रहेगा। जिस हृदय में प्रेम का अभाव होगा वह जीवन को पूर्णतः में समझने से वंचित रह जाएगा। इस क्रम में जो चित्त सदा चंचल रहेगा वह गहन चिंतन में असहज होगा, क्योंकि उसका चित्त सदा एकाग्रता में बाधित अनुभव करेगा, जबकि एकाग्रता अत्यावश्यक है। आज आवश्यक है सम्यक स्थापित करने की, उस मार्ग का निर्माण करने की जो दुर्बल और अविवेकी हुए बिना परमहंस का मार्ग इंगित करता हो। इस सत्य में ही वास्तव में उद्धार संभव है, क्योंकि किसी तरह की अति अंततः समस्या और कष्ट को जन्म देती है। यही मार्ग है जो यंत्र और पशु के मध्य में मानवीय मार्ग है। हमें ना यंत्रवत होना है ना ही पशुवत। हमें तो मानवीय गुणों की सर्वश्रेष्ठ संभावना को प्राप्त करना है। इस उच्चतम अवस्था की उपलब्धि ही ब्रह्म तत्व का अनुभव है, जहाँ ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। स्टॉप। दैनिक जागरण संपादकीय आज की टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति। 1 2 3 स्टार्ट। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जांच 5 सदस्यीय समिति गठित की गई, उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समय सीमा तय की जाती। निसंदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों
और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लैस यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे ताकि उन कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सीजेपी समर्थकों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति निकाले जा रहे सीजेपी के संसद मार्च को संसद परिसर जाने देना चाहिए था और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था। यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे रोके। हाल में झारखंड में यही किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे, इसे किसी सीमित समिति के लिए तय कर पाना कठिन है, भले ही वह कितनी भी उच्चाधिकार प्राप्त हो। यह तो मौके पर मौजूद पुलिस की भीड़ के रुख रवैये के आधार पर तय कर सकती है। ऐसे में उचित यही होगा कि यह समिति धरना प्रदर्शन का प्रोटोकॉल तय करे जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी ना की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सीजेपी और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी, वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीजेपी के साथ विपक्षी दल ने एक ऐसा माहौल बनाया मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया, वह बिल्कुल शांत एवं संयमित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था। यह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान जहां पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, वहीं अनेक पुलिसकर्मी भी घायल हुए क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था। स्टॉप।